वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को आवाम के नाम करेंगे वक्फ। सड़क, रेल, बंदरगाह से मुतालिक प्रोजेक्टों को भी किया जाएगा कौम के नाम वक्फ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के निफाज का लिया जायजा। कहा कि हुकूमत मुल्क के सरहदी देहातों की हमजहत तरक्की के लिए है पुरअज़्म। पसमानदा देहातों से नक्ल मकानी रोकने के लिए रोजगार के मौके फराहम करने पर दिया जोर। आइन के कत्ल का दिन मनाने के फैसले के बाद से आइन की हिफाजत का ड्रामा करने वाले मुश्किल में बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की हलीफ इत्तेहादी जमातों से पूछा सवाल। कहा कि आज जुल्म सहने वाले भी कर रहे हैं जुल्म। कर्नाटक के साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर बी नागेंद्र 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में। ईडी ने उन्हें कल रात वाल्मीकि निगम घोटाले में किया था गिरफ्तार। भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान चौथा टी20 मैच हरारे में जारी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का किया फैसला। तुषार देशपांडे को उवैश खान की जगह टीम में इंडिया में किया गया शामिल। विंबलडन विमेन्स सिंगल्स फाइनल में आज इटली की जैस्मीन पाउलेनी और चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रिड्यूकोवा के दरमियान टाइटल का होगा टकराव। विंबलडन को आज नई विमेन्स चैंपियन मिलेगी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र मुंबई में अब से कुछ ही देर बाद नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में 29,400 करोड़ रुपए से जायद की लागत वाली सड़क, रेलवे और बंदरगाह खित्ते से जुड़े मुतादिद मंसूबों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुंबई के दौरे के दौरान बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सेक्रेटेरिएट का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ठाणे बोरीवली ट्विन टनल मंसूबे और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का भी संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आईएनएस सेक्रेटेरिएट में आईएनएस टावर्स का इफ्तिताह करेंगे। नई इमारत मुंबई में जदीद और मौसर दफ्तरी जगह के लिए आईएनएस अराकीन की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करेगी, जो मुंबई में अखबारी सनत के लिए कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करेगी। हमारी नामा निगाह श्यामा मिश्रा ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सदर राकेश शर्मा से खुसूसी बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए टावर का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ राकेश शर्मा हैं, जो अध्यक्ष हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, किस तरीके का एजेंडा होगा इवेंट का, और साथ ही आईएनएस के बारे में थोड़ा सा बताएं। प्रधानमंत्री आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो बिल्डिंग के उद्घाटन का प्लेक लगा है उसको वो अनवेल करेंगे। उसके बाद हमें एड्रेस करेंगे। जब ये इनॉग्रेशन होगा इस बिल्डिंग का, यहाँ पर कई सारे चैनल्स, कई सारे न्यूज़पेपर्स भी आएंगे। क्या इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और किस तरीके से मीडिया इंडस्ट्री को, मीडिया जगत को इसका फायदा पहुंचेगा? उनको सुविधा ये रहेगी, अभी पूरे शहर में वो स्कैटर्ड थे, अब एक जगह पे एकत्रित होकर जब आप सामूहिक कार्य करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपस में शेयर हो जाती हैं, तो यहाँ पे उनको शेयर होगी। बेइंतहा आपको मालूम है बड़े शहरों में कितने खर्चे आते हैं, किराए का खर्चा आता है। जब इस बिल्डिंग को हमने बनाया, यहाँ हम किसी सदस्य से किराया नहीं लेने वाले, हम सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज ही लेंगे, तो एक बहुत बड़ी सुविधा बम्बई जैसे महंगे शहर में सभी समाचार पत्रों को मिलने वाली है। आईएनएस के द्वारा आप कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा समस्या आ रही है मीडिया जगत को, जो आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के नजरिए में लाया जाए? मैं कुछ बातें प्रधानमंत्री से दोस्ताना अंदाज में जरूर करूंगा, कोई मांग नहीं रखूंगा।
बाकी वो इतने समझदार हैं, वो पूरे विश्व को चला रहे हैं, भारत तो छोड़ो। तो इंडस्ट्री की बातों को जल्दी समझेंगे और उनका समाधान जरूर निकलेगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे राकेश शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, साथ ही वो प्लाक अनवील करेंगे और अहम जो बातें होंगी वो सामने रखेंगे, और साथ ही ये इमारत जो है किस तरीके से मीडिया जगत को फायदा पहुंचाएगी। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। और उमूर दाखिला और इमदादे बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के निफाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत सरकार मुल्क के पसमानदा देहातों की हमजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। शाह ने मुल्क के सरहदी देहातों से नकल मकानी को रोकने के लिए मकामी बाशिंदों को रोजगार के मौके फराहम करने और देहात के साथ राब्ते बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि सरहदी देहात के आसपास तैनात मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स और फौज को कोऑपरेटिव के जरिए मकामी ज़राई और दस्तकारी मसनूआत की खरीदारी को फरोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि करीबी देहात के मकीनों को फौज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सेहत मराकिज और सहूलियात से बाकायदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए। जनाब शाह ने कहा कि इन गांवों में शमसी तवानाई और काबिल तजदीद तवानाई के दीगर ज़राए जैसे कि पवन चक्कियों के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर देने की ज़रूरत है। इन पसमानदा देहातों में अब तक 6000 से ज़्यादा प्रोग्राम मुनक़िद किए जा चुके हैं, जिनमें तकरीबन 4000 सर्विस डिलीवरी और बेदारी कैंप शामिल हैं। इन गांवों में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए भारत सरकार ने 600 से ज्यादा प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला ने ज़ेर इल्तवा मसाइल को हल करने के लिए वक्फे से आला सतही पर जायजा लेने पर खुसूसी जोर दिया। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के संविधान हत्या दिवस मनाने के फैसले ने आइन की हिफाजत का ड्रामा करने वाले बहरूपियों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। हमारी सरकार ने जब से संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है तो संविधान की रक्षा का स्वांग रचने वाले बहुरूपियों के हृदय में बड़ी वेदना शुरू हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि 50 साल पुरानी बात की आवश्यकता क्यों है। और बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में एक लीडर को मुल्क से ऊपर रखा गया था। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास तनाज़े पर करारदाद मंजूर करने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज तक इमरजेंसी की मजम्मत की करारदाद मंजूर नहीं की है। देश से ऊपर एक नेता को कर दिया गया था, इंदिरा इज इंडिया कर दिया गया था और इंडिया इज इंदिरा का नारा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का था और इजराइल हमास पे संघर्ष पे प्रस्ताव पारित करने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज तक आपातकाल की आलोचना करते हुए, इंदिरा जी की आलोचना करते हुए और डीके बरुआ के इस वक्तव्य की निंदा करते हुए प्रस्ताव नहीं पारित किया है। अगर आप ऐसी किसी चीज पे प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, मुझे दिखाएं वो सीडब्ल्यूसी का कहां प्रस्ताव है कि हमने माफी मांगी, हमने निंदा की। और बीजेपी रहनुमा सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की तारीख में सिर्फ एक ही मिसाल है कि जब किसी वजीर आजम को इंतखाबी धांधली और इंतखाबात में बदउनवानी का कसूरवार ठहराया गया हो। भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, यह आरोप नहीं था, न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया और इस कारण से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदस्यता तो रहेगी परंतु आपकी सांसद के रूप में कोई काम नहीं कर सकती, 6 साल लड़ने प्रतिबंध था, आप सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, वोटिंग नहीं कर सकती। तब ये इमरजेंसी लगाकर वो जो संविधान का 38वां और 39वां संशोधन था वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया। और सुधांशु त्रिवेदी ने शिवसेना को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के सामने झुकने की कोई हद होनी चाहिए। कांग्रेस के आगे
नतमस्तक होने की एक सीमा होनी चाहिए और शिवसेना को कम से कम सत्ता लोलुपता में अराजकता जैसा शब्द जेपी और उस आंदोलन से जुड़े सारे नेताओं में, उसमें चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी, बहुत बड़े बड़े लोग, आज के समय में उनके साथ खड़े हुए लालू जी, मुलायम जी, डीएमके के नेता अटल जी, अडवाणी जी, मुझे लगता है सबको अराजक कहना यह भारत के लोकतंत्र की संघर्ष क्षमता का अपमान करना है। और कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घपला मामले में साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर बी नागेंद्र को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बी नागेंद्र को कुल 13 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। नागेंद्र को आज खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। काबिल-ए-ज़िक्र है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस मामले में जुमेरात को कर्नाटक समेत 4 रियासतों में छापे मारे थे और अब तक तकरीबन 50 लाख रुपए नकद और कुछ दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। इस घोटाले में मुलजिम होने के बाद नागेंद्र ने 6 जून को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ये मामला उस वक्त सामने आया कि जब अकाउंट सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखरन ने 26 मई को खुदकुशी कर ली। चंद्रशेखरन ने खुदकुशी नोट में दावा किया कि कॉरपोरेशन के बैंक अकाउंट से 187 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए गए थे। खुदकुशी नोट में कॉरपोरेशन के मुअत्तल मैनेजिंग डायरेक्टर जेपी पद्मनाभ, अकाउंट्स ऑफिसर परशुराम जी और दरगुनर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर के नाम भी शामिल हैं। चंद्रशेखरन ने नोट में लिखा है कि वजीर ने रकम की मुंतकली का ज़बानी हुक्म दिया था। मरकजी वजारत तालीम ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज के अहम पहलुओं पर मशवरा देने के मकसद से एक तालीमी मुशावरती कौंसिल तश्कील देने का फैसला किया है। एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल एक खुद मुख्तार इदारा होगा, जिसमें तालीम के शोबे से ताल्लुक रखने वाले तजुर्बेकार अफराद और माहिरीन बतौर मेंबर शामिल होंगे। ये काउंसिल तालीमी पॉलिसी में स्कूल और आला तालीम से मुतालिक मुख्तलिफ सिफारिशात के जामे और मनसूबा बंद निफाज के लिए वजारत तालीम को मशवरा देगी। काउंसिल वजारत तालीम और दीगर तालीम से मुतालिक वजारतों, एजेंसियों और इदारों को कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज के अहम पहलुओं पर मशवरा देगी और इसके जामे, मरबूत और मुनज़्ज़म तरीके से अमल दरामद में भी सहूलत फराहम करेगी। वजारत इत्तलात व नशरियात इस साल 20 से 24 नवंबर तक आलमी ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के पहले एडिशन का एहतमाम करेगी। ये कॉन्फ्रेंस गोवा में मुनक़िद की जाएगी, जिसका एहतमाम रियासती हुकूमत के ताउन से किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वजारत इत्तलात व नशरियात और हुकूमत गोवा के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। और इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि हमारी हुकूमत का मकसद मीडिया और तफरीही सनत में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करना है। We would be focusing in the coming years and months in this third term of Prime Minister Modi ji, we would be focusing a lot on creating more employment in the media and entertainment industry. The employment in media and entertainment industry stands roughly around 25 lakh, today 2.5 million. Our effort has to be to increase it significantly. And to increase it significantly, we will be making some structural efforts and making some process efforts. और गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने रियासत को मीडिया और तफरीही सनत के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा मकाम करार दिया और कहा कि हुकूमत रियासत में फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए मुसलसल काम कर रही है। गोवा with its rich cultural heritage and scenic beauty is a heaven for creativity and artistic expression. The place has been a perfect setting for the more than 100 films in the last decade alone. Our state is a vibrant participant in the global dialogue on art and entertainment.
The warm and welcome environment of the Goa make its perfect setting for the international gathering like WAVES and IFFI. और रोबोकॉन 2024 मुकाबलों का आगाज त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में शानदार अंदाज में हो गया है। आईआईटी दिल्ली की जानिब से प्रसार भारती के ताउन से मुनक़िद किए गए इस प्रोग्राम में मुल्क भर से 150 से ज़्यादा तलबा हिस्सा ले रहे हैं। मुकाबले में तकरीबन 46 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जहां तलबा के तैयार करदा रोबोट हार्वेस्ट टुडे के मौजू पर मुसाबक़े करेंगे और फातेह टीम इस साल अगस्त में वियतनाम में फाइनल खेलेगी। और इसके साथ ही हमारी नुमाइंदा दीपिका महतो ने रोबोकॉन मुकाबले में हिस्सा ले रही महाराष्ट्र के VIIT कॉलेज की टीम से बात की। आइए सुनते हैं कि इस इदारे के हौसले कितने बुलंद हैं। पुणे के COEP कॉलेज पूरी तरीके से तैयार है इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। DD रोबोकॉन 2024 का आगाज हो चुका है और जो एंथुसियाज्म लेवल है वो पूरी टीम में बहुत ही ऊंचा है। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है कैप्टन अमेय पांडे। कैप्टन अमेय, जब हम बात करेंगे आपकी टीम प्रिपरेशन की, एक साल से आपकी तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके के चैलेंजेस देखे आप? हर साल जो थीम होती है उसके हिसाब से स्क्रैच से रोबोट बनाए जाते हैं और इस साल तो एक रोबोट ऑटोनोमस है, तो उस हिसाब से क्या है कि जो रोबोट को अपने आप खुद से बिना किसी मैनुअल इंटरफेरेंस के टास्क कंप्लीट करने, तो हर साल ऐसे नए नए चैलेंजेस आते हैं जो जिसमें हमें स्क्रैच से काम करने का मौका मिलता है। तो उस हिसाब से जो है हमारी जो मेंटली हम जितना ज़्यादा खुद को एग्जॉस्ट करेंगे उतना ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है सोचने की, इनोवेशन लाने की, तो उस हिसाब से तो बहुत मज़ा आता है। हर साल जीतना और हारना तो लगा रहता है, लेकिन जो सीख के जाते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। क्या सीख के जाते हैं आप हर साल DD रोबोकॉन से? हर बार अलग चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, तो बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट वी गेट टू लर्न इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सबसे, क्योंकि हर साल अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने की वजह से हमें अलग अलग अप्रोचेस समझ में आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जिसके वजह से हम लोग हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं और उसके वजह से हम लोग अलग प्रॉब्लम को मैनेज कैसे करना है, उसे स्क्रैच से रिजॉल्व करने की कोशिश कैसे करनी है, उसके फिर उस जो भी प्लान कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में उसे एग्जीक्यूट कैसे फर्दर कर सकते हैं, उस हिसाब से ओवरऑल डेवलपमेंट होती है यहाँ पे बच्चों की। कितने एक्साइटेड हैं हम जब बात करें आप लोगों की भागीदारी के बारे में? महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इस इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, वो बहुत बड़ी बात है। गर्ल्स का होना यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम रोबोटिक्स और इसमें गर्ल्स आती नहीं है, पर हम लोगों का इतना उसमें है थोड़ा सा नॉलेज, तो हम लोग इसमें करते हैं और यहाँ पे आके इतने सब मैचेस देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यही मोटिवेशन से आते हैं कि अगले और 3 साल भी हमें क्या क्या सीखना है, क्या स्ट्रैटेजीज हमें और अप्लाई करनी है, बाकी टीम्स को देखना है, हमारे बॉट्स में क्या गलती है और क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, ये सब चीज़ें देख के और आगे बढ़ना है और अगले साल फिर से और अच्छे पावर के साथ आना है। ठीक है, तो ये सुना आपने टीम को जो तैयार है पूरी तरीके से, ना केवल इस साल के लिए लेकिन आने वाले कई सारे सालों के लिए, और अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से देखती है, यहाँ से बहुत कुछ सीख के भी जाती है और आगे जाकर अपनी जो अपकमिंग जनरेशन है उनको भी ये लर्निंग सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ दीपिका, DD न्यूज़, नई दिल्ली। और मुल्क भर की 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आ गए हैं। बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह ने मध्य प्रदेश की अमरावड़ा सीट जीत ली है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों में हुए ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस ने देहरा और नालागढ़ में कामयाबी हासिल की है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार ने हमीरपुर सीट जीती है। और इसके अलावा पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के महेंद्र भगत ने कामयाबी हासिल की है। तमिलनाडु के विक्रावंडी सीट से DMK उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। उधर कांग्रेस ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मैंगलोर की सीट जीत ली है। तो वहीं मगरबी बंगाल में TMC ने रायगंज, रानाघाट, साउथ बगडा और मानेकताला सीटों पर कामयाबी हासिल की है। बिहार की रोपोली सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार शंकर सिंह ने JDU के कालाधर प्रसाद मंडल को शिकस्त दे दी है।
वहीं झारखंड के रांची में जुमे से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रियासती प्रचारकों का 3 रोजा सालाना इजलास शुरू हो गया है। ये इजलास 14 जुलाई तक जारी रहेगा। संघ की ये मीटिंग तंजीम की तौसी, आइंदा सद-साला तकरीबात और दीगर मसाइल पर बातचीत के साथ शुरू हुई है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत, जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय हुस बोले, कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबरान और तमाम रियासती प्रचारकों ने मीटिंग में शिरकत की। संघ की ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है कि जब 3 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में सियासी धचका लगा है। इन तीनों रियासतों में अक्टूबर-नवंबर में असेंबली इंतखाबात होने हैं। ऐसे में लोकसभा इंतखाबात के नताइज पर सियासी गौर फिक्र के साथ साथ संघ अपनी सालाना मीटिंग में आइंदा इंतखाबी रियासतों के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर सकता है। और भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच हरारे में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम में एक तब्दीली की गई है। तुषार देशपांडे को उवेश खान की जगह टीम में शामिल किया गया है। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरी का फाइनल आज शाम इटली की जैस्मीन पाउलेनी और जमहूरिया चेक की बारबोरा क्रिजेकोवा के दरमियान खेला जाएगा, जहां पाउलेनी ने डोनाविच को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है, तो वहीं क्रिजेकोवा ने एलिना राइबाकिना को शिकस्त देकर टाइटल मैच में जगह बना ली है। पाउलेनी विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाली पहली इतालवी खिलाड़ी हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।